हेलो बच्चे, आइएगा बच्चे। हमने लास्ट क्लास में एमटीपी सीरीज शुरू की थी इंस्टीट्यूट की। आज हम सेकंड सेशन में आते हैं जहां पे हम जीएसटी के थर्ड अटेम्प्ट यानी जीएसटी जब आया था 2017 में, उसके बाद से जो थर्ड अटेम्प्ट पड़ा था जून 2019 का, उसके एमटीपीज को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं जून 2021 का सेट 1 का पार्ट ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फटाफट से साथ साथ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में देखा था इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे हमेशा आईजीएसटी लगता है। इम्पोर्ट पे अगर यहीं पे इम्पोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट लिखा होता तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता, वेयर एज इम्पोर्ट को हम हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई पे हमेशा आईजीएसटी शैल बी चार्जेबल। ठीक है जी। सेकेंडली, इन जीएसटी एसएसी स्टैंड्स फॉर, एसएसी का मतलब होता है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ठीक है जी, तो आंसर हो गया पार्ट ए। क्लियर है, सर्विसेज का अकाउंटिंग कोड होता है जिसमें कोडिंग दे रखी होती है सर्विसेज की अलग अलग, सो दैट उनकी क्लासिफिकेशन प्रॉपरली हो सके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जीएसटी में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो कब तक वैलिड रहता है? 5 years, 10 years, नो वैलिडिटी और वैलिड टिल इट्स कैंसल्ड। सर आंसर विल बी पार्ट 4, डी आपका आंसर है। सर जब तक आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कराते तब तक ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है। फोर्थ, व्हेन डज लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होती है? सर ऑन रेजिंग ऑफ इनवॉइस, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और अर्लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव। वो कह रहे हैं सर लाइबिलिटी कब अराइज होगी, लाइबिलिटी कब अराइज होगी? याद कीजिए बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमने देखा था पहले के टाइम पे हुआ करता था गुड्स के केस में अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कि आप जब भी इनवॉइस इश्यू कर रहे हो या पेमेंट रिसीव हो रही है, विचएवर इज अर्लियर, वो अर्लियर डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाती थी। लेकिन आगे चल के इसे रिवाइज किया गया और डेट ऑफ इनवॉइस इशूड या लास्ट डेट बाय व्हेन इनवॉइस हैज टू बी इशूड, इस डेट को अब हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो सर वैसे तो पुराना अटेम्प्ट है, पुराने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली आंसर दिया था, बट आपको यहाँ पे आंसर देना है पार्ट ए ऑन रेजिंग ऑफ इनवॉइस। जिस दिन इनवॉइस इश्यू होगी तब लाइबिलिटी अराइज होगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड ऑन। सर कैपिटल गुड्स और इनपुट का क्रेडिट जो है आईटीसी अवेल हो सकता है ऑन 36 इंस्टॉलमेंट्स, 12 इंस्टॉलमेंट, 1 इंस्टॉलमेंट और 6 इंस्टॉलमेंट। सर आंसर है 1 इंस्टॉलमेंट। यानी सिंपल सी बात, पुराने लॉ में जब एक्साइज का लॉ होता था तब कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कैपिटल गुड्स पे, लेकिन अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कहता है आप कितनी भी बड़ी मशीन खरीद के लाइए, उस पे कितना भी जीएसटी पे हुआ हो, आप पूरे आईटीसी को अवेल कर सकते हैं अपनी बुक पे और उसको धीरे धीरे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आउटवर्ड सप्लाई के अंदर। ठीक है जी, तो आप पूरे कैपिटल गुड्स और पूरे इनपुट का आईटीसी एज इट इज सेम डेट पे अवेल कर सकते हैं जिस दिन आप उनको अपनी फैक्ट्री में रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ट्रू फॉल्स को लेके, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली इफ ही इज रजिस्टर्ड। अगर एक सप्लायर रजिस्टर्ड है तो ही वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही है सर, अगर कोई सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है तो वो जीएसटी पे करेगा और जब वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा तो ही उसके पास अधिकार है कि वो कंज्यूमर से, रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट कर सके। ठीक है जी। सेकेंडली, एयर ट्रैवल एजेंट्स आर एंटाइटल्ड फॉर एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। नहीं सर, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फॉल्स है। एयर ट्रैवल एजेंट को हमने छूट दी है कि भैया अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर पे जीएसटी दीजिए और अगर इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर पे जीएसटी दीजिए, पर जीएसटी तो आपको देनी होगी, एग्जेम्पशन नहीं है। थर्डली, सर्विसेज बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब और कैंप साइट by whatever name called for residential or lodging purpose having declared tariff below rupees 1000 per day or equivalent is an exempted supply. Yes sir, ये बिल्कुल करेक्ट है, it is true. ठीक है। फोर्थ, goods sent for demonstration on returnable basis is considered to be supplied.
ये पहले भी हम देख चुके हैं, फॉल्स है सर। अगर रिटर्नेबल गुड्स हैं तो वो सप्लाई नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, CMA Amit, a practicing cost accountant, carries out the activity of accounting, auditing, filing returns, certifying documents and so on so forth. These activities can be considered as performed in the course of business. True sir, practicing cost accountant है और ये as a cost accountant सारा काम कर रहे हैं, तो इनकी जो भी सर्विसेज दी जा रही है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हम कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है बेटा? देन नेक्स्टली अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। द फ्रिंज बेनिफिट्स आर ट्रांजैक्शंस। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब एडिशनल जो भी दिए जा रहे हैं बेनिफिट्स, वो ट्रांजैक्शंस होंगी, सप्लाई होंगी इफ दे आर इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेकेंड, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट भी टैक्सेबल सप्लाई है, क्योंकि एक्यूपंक्चर जो है वो अभी तक रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम के अंदर कवर नहीं हुआ है। रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम में नहीं आता। हाँ, ऑल्दो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड है, वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर अभी तक रिकॉग्नाइज मेडिकल सिस्टम में नहीं आता। देयरफॉर ये एग्जेम्पशन में कवर नहीं होंगे, और क्योंकि ये एग्जेम्पशन में कवर नहीं होंगे, देयरफॉर दे आर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड, पेनल इंटरेस्ट यानी पेनल्टी की बात कर रहे हैं। पेनल्टी चार्ज बाय बैंकर फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ड्यूज इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। भाई सिंपल सी बात है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 15 हमने देखा, इस पे जीएसटी चार्ज होगी। फोर्थ, स्टेट पुलिस प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन सर्विसेज टू द जज ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट पुलिस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रोटेक्शन सर्विसेज दे रहा है हाई कोर्ट के जज को, यानी अनदर गवर्नमेंट ऑफिसर को। तो सर ये जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा हमारा। याद रखिए हमने G2G सर्विस पढ़ी थी, गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। देन लास्टली, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को हम ITC का बेनिफिट नहीं देंगे। सिंपल सी बात, क्लियर है? फर्दर, फिल इन द ब्लैंक्स। एज पर आर्टिकल डैश, द पावर टू लेवी GST has been given to the parliament as well as legislature of every state। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में आर्टिकल 246 कैपिटल A है, जिसमें पावर दी गई है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन को GST का लॉ बनाने की। सेकेंडली, द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज यूज्ड बाय कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन टू फाइल देयर रिटर्न क्वार्टरली इज GSTR 4। ठीक है जी। थर्ड, a supply of goods or services or both which is leviable to tax under GST is known as taxable supply। सर वो सप्लाई जिस पे GST लगनी है वो taxable supply है। फोर्थ, GST is chargeable or not chargeable if free replacement is provided by a business to consumers or customers without consideration under warranty। सर वारंटी पीरियड में फ्री में विदाउट कंसिडरेशन बिजनेस पर्सन कस्टमर को फ्री पार्ट रिप्लेस करके दे रहा है। तो याद कीजिएगा हमने विदाउट कंसिडरेशन में देखा था कि सर रिलेटेड पार्टी हो या बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा हो। अगर किसी बिजनेस एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, लाइक फ्री पार्ट, कोई पार्ट और कंपोनेंट, कोई एक्सेसरी फ्री में विदाउट कंसिडरेशन रिप्लेस करके दी है, तो सर अगर उस पे आपने ITC अवेल किया है तो सर उसको सप्लाई मानेंगे और उस पे GST लगेगा। और अगर आपने उस पे ITC अवेल नहीं किया है तो सर वो सप्लाई नहीं है, उस पे GST शैल नॉट बी चार्जेबल। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। याद कीजिए हमने क्लास में एक मारुति का केस भी देखा था। हमने कहा था सर मारुति ने गाड़ी बेची, गाड़ी में फ्री वारंटी की, जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस थे वो कॉस्ट में जोड़ लिए जिसपे GST लग गया था। और फिर वारंटी पीरियड के दौरान उन्होंने मारुति ने कोई भी पार्ट कंपोनेंट फ्री में रिप्लेस करके दिए तो उस पे भी GST लगेगी, क्योंकि मारुति अपने बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रही है जिसपे ITC अवेल्ड था। Therefore, here GST shall be chargeable, subject to ITC must be availed thereupon। ठीक है जी। फर्दर आगे वो कह रहा है अंडर सेक्शन 25 ऑफ CGST एक्ट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन वेयर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड फॉर आउटपुट सप्लाई। सर आउटपुट सप्लाई के लिए अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया हुआ है तो वो सारी प्लेस ऑफ बिजनेस एक ही बंदे की ऑफ अ पर्सन
हैविंग सेम पैन, एक पर्सन का जिसका एक पैन नंबर है, उन्होंने अपनी हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं जहां से वो आउटपुट सप्लाई करते हैं, तो वो उन सारी प्लेस ऑफ बिजनेस को हम क्या नाम देंगे सर? उनको अब से हम बुलाएंगे डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर है जी? याद है हमने फॉर्मूला बनाया था, डिफरेंट आरसीज अंडर सेम पैन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी। क्लियर? फर्दर पार्ट बी कस्टम में आया। सबसे पहले उन्होंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन, एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट of the dash to the Constitution of India is empowered to levy the custom duty। So कौन सा स्केड्यूल है यहाँ पे? 7th स्केड्यूल है। आंसर हो गया पार्ट बी। सेकेंड, एन एरिया बियॉन्ड डैश फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सी। सर आंसर है सी, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो पानी है उसे हम हाई सी का नाम देते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स? सर बाहर से जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होगा? अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, डेट ऑफ एंट्री इनटू द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर। याद कीजिए चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा था सर, जिस दिन कस्टम बैरियर क्रॉस हुआ उस दिन, या जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की उस दिन, या जिस दिन टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस हुए, या अनलोडिंग की सिचुएशन। तो इसमें बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी, पार्ट डी, डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉसेस द कस्टम बैरियर। ठीक है जी? वैसे तो अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स बिकमिंग पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स तो वो डेट भी हम ले सकते थे, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर हम ये नहीं देखते कि गुड्स कब पार्ट ऑफ मास ऑफ इंडियन गुड्स बनेंगे। जब गुड्स इंडियन कस्टम बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, फिर उसके बाद इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर कस्टम ड्यूटी पे करे। Then further fourth question, which section of the Custom Act 1962 provides the levy of custom duty on import and export? यानी यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन की बात कर रहा है, वो कौन सा सेक्शन है जिसमें चार्जेबिलिटी अराइज होती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे? तो सर सिंपली यहाँ पे सेक्शन 12 विल बी द आंसर, बी पार्ट आपका आंसर है। हमने देखा था सेक्शन 12 के अंदर चार्जेबिलिटी के बारे में बताया गया है ऑन ऑल गुड्स, और सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 कहता है कि सर चाहे ये गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, दोनों पे ही इक्वल टैक्स लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट में आर्मी नेवी डिफेंस के ऊपर एग्जेम्पशन है, वो अगर कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। क्लियर है? फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन सर डेरेलिक्ट पे यहाँ पे आ गया कि डेरेलिक्ट आर द गुड्स दैट आर अबंडन्ड बाय द ओनर इन एन इमरजेंसी with the hope of recovering it later, or owner has no intention to abandon but gets sunk, or owner has no intention to abandon but float, or owner goods are abandoned by owner without any hope of recovery। देखिए एग्जामिनर कैसे एक एक वर्ड से खेलता है। सर हमने ये क्लॉज ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा था कि सर डेरोलिक्ट अंडर सेक्शन 21 हमने देखा था वो गुड्स हैं जिनको ओनर अबंडन कर देता है, सी में फेंक देता है विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरी। तो हेयर आंसर विल बी पार्ट डी। जबकि कई बार स्टूडेंट खाली फर्स्ट लाइन को पढ़ के ही हो सकता है इसको कह दे विद अ होप ऑफ रिकवरी। नहीं सर, यहाँ पे कोई होप ऑफ रिकवरी नहीं होती, सामान फेंक दिया जाता है डर की वजह से या किसी भी इमरजेंसी की वजह से, बिना किसी उम्मीद के कि ये आगे चल के वो रिकवर कर पाएंगे। ठीक है जी? तो यहाँ पे हमारा J19 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, सेट 1। अब हम जून 19 का सेट 2 देखते हैं एक बार। जून 19 में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस आया सेम। फर्स्ट क्वेश्चन, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिटेड इन ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर में ITC कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, पेनल्टी की पेमेंट के लिए, फाइन के लिए या टैक्सेस के लिए। आंसर विल बी पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सर ITC का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ GST की पेमेंट के लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए ही एडजस्ट होता है, इससे फाइन इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सेटल नहीं होते। सेकेंडली, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बाय एवरी सप्लायर, एवरी टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और ऑल ऑफ द अबव। सर हर सप्लायर नहीं देता टैक्स इनवॉइस। याद कीजिए कंपोजिशन स्कीम में अगर आप थे तो आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करते हैं, या अगर आप स्टॉक ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं तो डिलीवरी चालान वगैरह आ जाता है।
तो सर हर सप्लायर, हर टैक्सेबल पर्सन टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करता। कंपोजिशन डीलर जो है, जो कंपोजिशन स्कीम में है, वो भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता। तो आंसर रहेगा पार्ट सी, जहां पे वो कह रहा है सिर्फ वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा जो कंपोजिशन स्कीम में कवर नहीं होता। ठीक है जी। देन थर्ड पार्ट, लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑथोराइज्ड की बात कर रहा है। अगर ऑथोराइज कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे में एप्लीकेबल क्या रेट रहेगा? 12%, 18%, 28% और नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी 28% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट सोल्ड। सर जब भी ऑथोराइज्ड होगा, अगर रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो 12% है, लेकिन अगर ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है तो 28% का रेट रहेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा है लॉटरी टिकट तो 12% का रेट है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट खाली अथॉरिटी दे रहा है, ऑथोराइज कर रहा है, देन द इफेक्टिव रेट विल बी 28%. Fourth, which of the following services is not included under online information and database access और retrieval services? याद कीजिए OIDAR को हमने रीड किया था। सर इंटरनेट पे आप ऐड दे रहे हो, OIDAR में है। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, OIDAR में है। डिजिटल डेटा स्टोरेज है, OIDAR में है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज न्यूज़पेपर में दे रहे हो, अखबार में एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हो, तो ये ऑनलाइन डेटाबेस सर्विस नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर हो गया पार्ट डी। ठीक है जी। फर्दर फिफ्थ क्वेश्चन, द ड्यू डेट टू फाइल GSTR 3 इज 10th of next month, 13th, 15th और 20th. So answer will be part D, 20th of next month. अगले महीने की 20 तारीख तक आप GSTR 3 सबमिट कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। क्लियर है? फर्दर नेक्स्ट वो बात करता है बेटा ट्रू फॉल्स की। सबसे पहला क्वेश्चन वो कहता है सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट स्पेसिफाइज द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम shall not be granted if a taxable person is engaged in the supply of services. सर ये पुराना क्वेश्चन था कि अगर कोई सप्लायर सर्विसेज में इन्वॉल्व था अदर देन रेस्टोरेंट आउटडोर केटरिंग, तो उनको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता था। पुराने लॉ में, पुराने टाइम में ये ट्रू कंसेप्ट था, बट एज ऑफ नाउ आफ्टर अमेंडमेंट, भाई अब सर्विसेज के ऊपर भी अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है, बशर्ते एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का होना चाहिए, तो उस पर GST 6% के रेट से लगेगा। तो अब ये प्रोविजन जो है फॉल्स हो जाएगा, ऑल्दो उस टाइम पे पुराने टाइम में ये प्रोविजन करेक्ट था, ट्रू था। ठीक है जी। सेकेंडली, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 12AA में ट्रस्ट आती है, तो वो कह रहा है ट्रस्ट, अगर कोई एंटिटी है, ट्रस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी, तो उनकी सर्विसेज भी GST में एग्जेम्प्ट होंगी। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर, इट इज करेक्ट, ट्रू है ये प्रोविजन भी। फर्दर, सर्विसेज बाय एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। सर ये फॉल्स है। अभी हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चाहे मेन हो या इंसिडेंटल एक्टिविटी, वो सारी की सारी एग्जेम्प्टेड होती हैं। तो सर वो एग्जेम्प्टेड है, नॉट एग्जेम्प्टेड नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स हो गया। फोर्थ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ स्कूल इन रिलेशन टू अ टूर टू इट्स स्टूडेंट एंड स्टाफ इज ट्रीटेड एज सप्लाई, हेंस GST विल बी लेविड। फॉल्स सर। अगर स्कूल के द्वारा स्टूडेंट्स और स्टाफ को टूर की सर्विसेज दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्टेड होंगी। ठीक है जी। फर्दर वो नेक्स्ट कह रहा है व्हेन अ सेलर फाइल्स हिज GSTR 1 the information is captured in purchaser's GSTR 2A. ट्रू सर, बिल्कुल सही है, ये ऑटोमेटेड होता है सिस्टम, ऑटो पॉपुलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर? फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का। सबसे पहला कह रहा है द कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ मनी। एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन दी जा रही है मनी की फॉर्म में, सर इज नॉट अ सप्लाई। हमने देखा था अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, हमने अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में देखा था इट इज नॉट अ सप्लाई। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच का जो भी ट्रांजैक्शन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कुछ भी कंपनसेट कर रहा है, वो सप्लाई नहीं है। देन सेकेंडली, रेंटिंग ऑफ अ वेकेंट लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। खाली जमीन को रेंट आउट कर रहे हो तो सर्विस है, लेकिन अगर वेकेंट लैंड को खरीद बेच किया जा रहा है, सेल परचेज है, तो वो सप्लाई नहीं है।
Thirdly, booking of air ticket which involves cost of the meal is a composite supply. हमने पीछे भी देखा था इस तरीके का एक क्वेश्चन कि अगर राजधानी ट्रेन टिकट के अंदर मील इंक्लूडेड है तो वो कंपोजिट सप्लाई है. सिमिलरली अगर फ्लाइट के टिकट में मील इंक्लूडेड है तो वो भी कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी. फोर्थ, दिवाली गिफ्ट हैम्पर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स पैक्ड इन वन पैक इज अ मिक्स्ड सप्लाई. से ये कोई डिपेंडेंट नहीं है. स्वीट्स नमकीन अलग अलग भी बिकता है, चॉकलेट केक्स अलग अलग भी बिकते हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट, देयरफॉर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई मानी जाएगी. और मिक्स सप्लाई में हम हमेशा लाइबिलिटी उस क्लॉज के अंदर निकालते हैं जहां पे जीएसटी की हाईएस्ट लाइबिलिटी अराइज होती है. ठीक है जी. एंड देन लास्टली वो कह रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूड्स ब्रीडिंग ऑफ फिश एटसेट्रा इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. क्लियर. फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स में आए. सबसे पहले उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर टू द एरिया ऑफ प्लॉट. सब पूरे प्लॉट में कितना एरिया कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, इस रेशियो को हम नाम देते हैं FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स. इसको नाम दिया जाता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स का. सेकेंडली, अ डैश इज अ कंपनी दैट हेल्प्स न्यू एंड स्टार्टअप कंपनीज टू डेवलप बाय प्रोवाइडिंग services such as management training or office space or equipments or sometime monetary assistance and capital. इनको हम कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर. ठीक है. बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं जो नए स्टार्टअप्स को एनकरेज करते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं, कैपिटल फाइनेंस करते हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं काम को आगे बढ़ाने के लिए. उन्हें पूरा को ऑफिस, को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे कम रेट पे, कम चार्जेस के अंदर नए स्टार्टअप अपने काम को बढ़ा सकते हैं. थर्डली वो बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट टू डायरेक्ट द वे दैट अ शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा विल ट्रैवल और टू फाइंड अ डायरेक्शन अक्रॉस, अलोंग और ओवर an area of water or land, often by using a map, is called as navigation. ठीक है. इस प्रोसेस को हम नेविगेशन का नाम देते हैं. Then fourthly, the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details furnished in the form GSTR 6. Then lastly वो कह रहा है GST has been implemented in India, बहुत simple, from with effect from 1st July 2017. Clear? Further, Part B custom का आया. सबसे पहले उन्होंने कहा which of the following is a taxable event for imported goods. ये क्वेश्चन हमने एज इट इज पीछे भी देख लिया था. सर इसका आंसर हो गया डी पार्ट, वो डेट जिस दिन गुड्स कस्टम बैरियर को क्रॉस करते हैं. ठीक है. सेकेंड, एज पर डैश ऑफ द कस्टम एक्ट, CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कर दिया गया है, CBIC. कौन से सेक्शन के अंदर इनका नाम रीनेम किया गया, रिन्यू किया गया है? सो ये हमने सेक्शन नहीं पढ़ा था, इसको आप याद कर लेंगे. सेक्शन 157. ठीक है जी. सेक्शन 157 के अंदर CBEC का नेम रिन्यू करके, रीनेम करके CBIC किया गया है. देन थर्डली वो कहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय SCZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट. इम्पोर्ट के केस में जब भी SCZ कोई भी गुड्स इम्पोर्ट कर रहा है उस पर एंटी डंपिंग कितना देते हैं? तो सर यहाँ पे आंसर याद रखिएगा, निल. SCZ को हमेशा प्रमोट किया जाता है अगर कोई SCZ यूनिट है इंडिया के अंदर जिसको हम डीम्ड फॉरेन कंट्री मान रहे हैं और SCZ बाहर से कुछ इम्पोर्ट कर रहा है, तो सर उस इम्पोर्टेशन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी निल लगेगी. यानी डंपिंग हो भी रही है तब भी आप उस पर टैक्स मत लगाना, क्योंकि जो भी इनपुट इनके पास आ रहा है उससे आउटपुट बना के ये टेक्निकली बाहर एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं, और एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से पैसा कमा के ही लेके आएंगे. देयरफॉर इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी निल रहेगी. क्लियर है? फर्दर, फोर्थ, द सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज्ड शैल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए लग सकता है? सर सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, तो सेफ गार्ड लगता है 4 years के लिए मैक्सिमम, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट टोटल एक्सटेंशन के बाद 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी इन प्रैक्टिकल फर्स्ट गो में अप टू 4 years ये ड्यूटी एस्टेब्लिश होती है, ड्यूटी लगती है. एंड दिस 4 years पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, बट आफ्टर एक्सटेंशन टोटल पीरियड शैल नॉट एक्सीड 10 years. ठीक है. तो आंसर हो गया पार्ट ए. देन फोर्थ केस में वेयर द इंश्योरेंस अमाउंट इज नॉट अवेलेबल, बहुत सिंपल है.
तो हमें कस्टम ड्यूटी के लिए कितना वैल्यू लेना होता है 1.125%, यानी आंसर हो गया पार्ट बी। ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट दिसंबर 2019 का सेट 1 आया, पार्ट ए जीएसटी का, देखते हैं इसको भी एक बार क्विकली। मल्टीपल चॉइस में सबसे पहले उन्होंने कहा जीएसटी इज अ इनकम बेस्ड टैक्स, सप्लाई बेस्ड टैक्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। भाई सिंपल सी बात है, इसके अंदर सप्लाई बेस्ड टैक्स है, इनकम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंडली सीबीईसी इज रीनेम्ड एज, अभी बताइए, अभी अभी हमने देखा था सर, हमने उन्हें नाम दिया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, यानी आपका आंसर हो गया ए। हमने सेक्शन भी देख लिया था, अंडर सेक्शन 157 ऑफ कस्टम्स एक्ट ये नाम रिन्यू किया गया था। ठीक है जी। थर्डली जीएसटी लॉ अप्लाइज ऑन, किस पे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ। सर सी है आंसर, गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई पे लगता है, नाम से ही क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्दर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सर हम कब मानेंगे गुड्स की सप्लाई हुई, जब ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होगा, या ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स होगा, या लीज, टेनेंसी, ईजमेंट और एनी अदर ट्रीटमेंट। भाई सिंपल सी बात है, हमने देखा गुड्स की सप्लाई तब होती है जब टेंजिबल मूवेबल आइटम की ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यानी टाइटल ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड, यानी आपका आंसर हो गया पार्ट ए, पीछे था पार्ट सी। ठीक है जी। फर्दर फिफ्थ, इन जीएसटी मोबाइल रिचार्ज वाउचर्स। सर मोबाइल के जो रिचार्ज वाउचर्स है, जो कूपन इश्यू होते हैं, पहले के टाइम पे बहुत होते थे, अब तो ऑनलाइन में रिचार्ज हो जाता है फोन, लेकिन पहले के टाइम पे आपको एक कार्ड मिलता था जिसको स्क्रैच करते थे और उससे फोन रिचार्ज होता था, उसको हम गुड्स मानेंगे, सर्विस मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, गुड्स या सर्विस या नन ऑफ द अबव। भाई भले ही वहां पे आपको रिचार्ज कूपन मिल रहा है, लेकिन उसको आपको सर्विस ही कंसिडर करना है। उन मोबाइल रिचार्ज वाउचर्स का सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट किया जाता है, यानी आज भी हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे, भले ही उसमें आप टेंजिबल मूवेबल वाउचर्स क्यों ना इश्यू करो। देन नेक्स्टली फर्दर वो बात कर रहा है ट्रू एंड फॉल्स की। इंटरमीडियरी सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड टूर ऑपरेटर। सर इंटरमीडियरी में टूर ऑपरेटर इंक्लूड नहीं होते, क्या बात कर रहे हो सर, फॉल्स है। टूर ऑपरेटर का काम भी तो एज एन इंटरमीडियरी सब कुछ अरेंज करना है, आपका रहना, आना जाना, खाना पीना सब कुछ अरेंज कर रहा है, आपके होटल एकोमोडेशन, फ्लाइट की, कैब की फैसिलिटी, मील फैसिलिटी, सब कुछ। तो ये एज एन इंटरमीडियरी ही काम कर रहा है, आपको डायरेक्टली फ्लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा, फ्लाइट के टिकट्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्लाइट कोई और एयरलाइंस रन करेंगे, आपको ये एकोमोडेशन नहीं दे रहा, एकोमोडेशन किसी होटल में प्रोवाइड करेंगे जिसको ये एज एन एजेंट बुक करा रहा है। तो सर जो टूर ऑपरेटर है वो भी एज एन इंटरमीडियरी काम करता है। सेकेंडली वो बात कर रहा है एन एग्रीकल्चरलिस्ट डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन। सर कल्टिवेशन बिल्कुल सही सर, हमने देखा था सेक्शन 23 के अंदर, कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है अगर वो कल्टिवेशन ऑफ लैंड से रिलेटेड काम कर रहा है, खुद से या लेबर लगा के जिसको खुद से पर्सनली सुपरवाइज कर रहा है, तो ही वो एग्जेम्प्टेड होगा रजिस्ट्रेशन से। अगर वो ही फार्मर एक फर्टिलाइजर की दुकान खोल लेता है, कल्टीवेशन के अलावा कोई और काम करता है, तो ऐसे में सर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाएगी अगर उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है। क्लियर है। फर्दर थर्डली वो कह रहा है ग्रांटिंग ऑफ लोन टू अ पर्सन अगेंस्ट इंटरेस्ट इज अ सर्विस। ट्रू सर, लोन प्रोवाइड करना और उसके बदले इंटरेस्ट कमाना इज अ सर्विस, बिल्कुल सही है। फोर्थ, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। करेक्ट, बिल्कुल ट्रू है। हमने सेक्शन 11 यहाँ पे देखा ऑफ आईजीएसटी एक्ट, हमने देखा था सर इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट, जहां पे इम्पोर्टर बैठा है, यानी अगर इंडिया में इम्पोर्टर बैठा है तो फिर इम्पोर्टर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और बाहर इम्पोर्टर बैठा है तो वो जो बाहर वाले इम्पोर्टर जहां पे बैठा है वो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। यानी एक्सपोर्ट के केस में हमने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हुए जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया, और इम्पोर्ट के केस में हमने इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हुए जीएसटी चार्ज कर दिया। तो वो यही कह रहा है कि जब भी गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट होंगे तो इम्पोर्टर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, बिल्कुल सही है, ट्रू। देन लास्टली वो कह रहा है सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स फॉर 20,000 इज अ टैक्सेबल सप्लाई। सर वैसे तो 20,000 का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको बता दूं
प्लास्टिक बैंगल्स जो हैं हमने देखा है एग्जेम्प्टेड गुड्स में आते हैं, ठीक है, सारे बैंगल्स एग्जेम्प्टेड गुड्स में आते हैं। सिर्फ वहां पे उन्होंने बोला है गोल्ड डायमंड की एक्सपेंसिव स्टोन्स या मेटल की अगर चूड़ियां हैं तो वो टैक्सेबल होती हैं, उसके अलावा कांच की चूड़ियां, प्लास्टिक की चूड़ियां, ये सब एग्जेम्प्टेड है। तो सर इट इज फॉल्स। किसी भी चैप्टर से वो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्टली मैच द फॉलोइंग। अब सब वो क्या बोलना चाह रहा है, स्टेट टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्टिट्यूट हो गए हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 नहीं सर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इशू होता है? नहीं। जीएसटीआर 1 नहीं। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट सर, लोकली जब टैक्सेस एडवर्टीजमेंट वगैरह पे लगते थे तो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, अब वो जीएसटी में सब्स्टिट्यूट हो गया है, यानी फर्स्ट का आंसर है पार्ट डी। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का क्या ट्रीटमेंट होगा सर? आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1 के अंदर। थर्डली एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर। फोर्थली टैक्स पेबल होता है आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो जितना भी आउटपुट सप्लाई पर टैक्स आ रहा है उसमें से आईटीसी घटा दीजिए, जो बैलेंस बचा वो टैक्स पेबल हो जाएगा। देन फिफ्थली वो बात कर रहा है ईडब्ल्यूबी, ई वे बिल की बात कर रहा है। ई वे बिल क्या होता है सर? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैरीड बाय पर्सन इन चार्ज। जो भी ट्रक में सामान लेके जा रहा है वो उसका जो पर्सन इन चार्ज है, यानी ट्रेन के केस में यानी ड्राइवर, पायलट, कैप्टन एटसेट्रा, उनकी जिम्मेदारी होती है इस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ऑन द वे कैरी करने की, ठीक है जी। फर्दर फिल इन द ब्लैंक्स। E-way bill will be generated when there is a movement of goods in a vehicle of a value more than, so यहाँ पे 50,000 की वैल्यू से ज्यादा के गुड्स है तो ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। देन गिफ्ट्स not exceeding dash in the value of financial year by an employee to an employee shall not be treated as supply। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितने अमाउंट तक का गिफ्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगी सर? अप टू 50,000, दोनों लिमिट सेम ही हो गई। Then thirdly, alcoholic liquor for human consumption is taxable or non-taxable? So non-taxable, ठीक है जी, वो यहाँ पे नहीं आता, उस पे पुराने ही लॉ लग रहे हैं एक्साइज और सीएसटी वगैरह के। Then fourth, every electronic commerce operator, e-commerce operator shall collect GST from its client at the rate -% irrespective of value of transaction। तो यहाँ पे टीसीएस कट जाता है एट द रेट 2%, 1% सीजीएसटी का एंड 1% एसजीएसटी का, ठीक है, टीसीएस के नाम से कलेक्ट हो जाता है। देन लास्टली अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई। अगर कोई पर्सन एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर फिर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, उन्हें एक दूसरा डॉक्यूमेंट इशू करना होगा जिसे हम नाम देंगे बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है बेटा? फर्दर पार्ट बी आ गया कस्टम का, जिसमें पहला एमसीक्यू आता है कस्टम ड्यूटी पेबल ऑफ 1094.80 शैल बी राउंडेड ऑफ एज ए 1095, 1090, 1094 और 1100। सो ध्यान रखिएगा, अनलाइक इनकम टैक्स यहाँ पे कोई अप टू 10 रुपीज राउंडिंग ऑफ नहीं होती, अप टू पैसा राउंडिंग ऑफ होती है, यानी इसका आंसर रहेगा पार्ट ए 1095 विल बी द आंसर। जो 80 पैसे हैं उसको आप 1 रुपया कर लेंगे, 1095 आपकी कस्टम ड्यूटी का अमाउंट रहेगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन? याद कीजिए हमने वहां पे कस्टम में रूल 2 सब रूल 2 देखा था जिसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं किसको रिलेटेड पार्टी आप कंसिडर नहीं करोगे। पहला ऑफिसर और डायरेक्टर, सर ये रिलेटेड पार्टी होता है। दूसरा लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर, सर ये भी रिलेटेड पार्टी होते हैं। तीसरा मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सर ये भी रिलेटेड होते हैं। अब वो कह रहे हैं किसको आप रिलेटेड नहीं मानोगे? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नॉन रिलेटेड नहीं है, यानी सबके सब रिलेटेड है। ध्यान रखिए वो क्या कह रहा है, किसको आप नॉन रिलेटेड मानोगे? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नॉन रिलेटेड नहीं है। All are related parties. All are related parties. क्वेश्चन घुमा रहा है,
कोई भी नॉन रिलेटेड नहीं है अंडर रूल 2 सब रूल 2 ऑफ कस्टम वैल्यूएशन रूल्स। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया पार्ट डी। फर्दर, इन केस द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये बार बार हम देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एसर्टेनेबल नहीं है तो हम लेंगे वैल्यू 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू, यानी आंसर हो गया ए। फोर्थ, प्रॉपर ऑफिसर मीन्स डेप्यूटी कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट, प्रिवेंटिव ऑफिसर और नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर होता है प्रॉपर ऑफिसर। जो सुप्रिटेंडेंट है, इंस्पेक्टर हैं, वो फील्ड वर्क का काम देखते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। फिफ्थ, वेयर एनी ड्रॉबैक पेबल टू अ क्लेमेंट अंडर सेक्शन 74 और 75 इज नॉट पेड विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर आपको यहाँ पे पे करना होगा। तो लॉ मेकर कहता है सब विद इन 1 मंथ आपको यहाँ पे करना होगा ड्रॉबैक का अमाउंट, नहीं तो इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो आंसर विल बी पार्ट सी। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हुआ दिसंबर 19 का। अब सेट 2 देखते हैं एक बार क्विकली। सेट 2 दिसंबर 2019 पार्ट ए जीएसटी। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में हम देखने जा रहे हैं। रिवर्स चार्ज मीन्स द रिवर्सल ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, नहीं सर। सेकेंडली, द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट, सर जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की वो रिसिपिएंट पे शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सही सर। देख लेते हैं थर्ड केस भी, रिवर्सल ऑफ टैक्स ड्यू टू मिस्टेक डिटेक्टेड लेटर, नहीं सर, ये तो मिसमैच वगैरह में जाता है। देन फोर्थली वो कह रहा है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स वेयर ओनली सर्विसेज प्रोवाइडेड, नहीं, तो आंसर हो गया आपका पार्ट बी। ठीक है जी। देन सेकेंड क्वेश्चन, द आइटम विच विल बी टैक्सेबल बोथ अंडर सेंट्रल एक्साइज लॉ एंड जीएसटी, सर एक ही आइटम है टोबैको, यानी आपका आंसर हो गया पार्ट सी। यानी टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट इकलौता ऐसा आइटम है जिसपे एक्साइज और जीएसटी दोनों ही चार्ज होंगे। क्लियर है। फर्दर, सर बिजनेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 इंक्लूड्स कॉमर्स, वोकेशन, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग वगैरह, खरीदना बेचना। ठीक है जी। वोकेशन मतलब होता है स्किल्स पे बेस्ड काम करना, लाइक आर्टिस्ट, प्रोफेशनल्स, प्लम्बर एटसेट्रा, या मैन्युफैक्चरर जो कुछ चीजें इनपुट वगैरह लेके आगे नया कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सर आप चाहे सामान पीछे से खरीद के बेचो या खुद से अपने स्किल के बेसिस पे कुछ काम करो, लाइक हम सीए, सीएमए, सीएस अपना काम करते हैं, कोई स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहा है, कोई सामान खरीद के पीछे से खरीद के आगे बेचता है, या कोई सामान पीछे से खरीद के उससे नया आउटपुट बना के बेचता है, ये सारा ही काम बिजनेस में इंक्लूड होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कौन सी एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड है, एडवोकेट सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, वेटनरी सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार, सर ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। गाड़ियों की अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उन पे एग्जेम्पशन नहीं है। क्लियर है। फर्दर, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर for opting to pay tax under composition scheme in states other than specified states is, so specified states यानी special category states को छोड़ के बाकी states में अगर आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना है तो प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए। आंसर विल बी 150 lakhs। जब आपका टर्नओवर 1.5 CR को एक्सीड कर जाएगा तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, यानी आपको इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब तक दिया जाएगा जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 CR है। क्लियर है। ठीक है जी। फर्दर आगे ट्रू एंड फॉल्स। एक्टिविटी ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रिमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड इज सप्लाई ऑफ सर्विस। फॉल्स। मैम ये सप्लाई तो है, ये सर आप सप्लाई कह सकते हो, बट एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलिए ना इसे, क्योंकि हमने इसकी क्लियर एग्जेम्पशन दे रखी है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। अगर आप खाली सप्लाई बोलोगे तो हमें लगेगा आप टैक्सेबल सप्लाई की बात कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। सेकेंडली, टूर कंडक्टेड थ्रू लग्जरी ट्रेन्स आर कवर्ड एज टूर ऑपरेटर सर्विसेज। ट्रू।
ठीक है जी। लग्जरी ट्रेन्स के अंदर अगर प्रॉपर टूर कंडक्ट हो रहा है तो वो टूर ऑपरेटर की सर्विसेज में आएगा। थर्ड, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस CGST, GST, SGST विल बी लेविड। बिल्कुल ट्रू सर। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो CGST एंड SGST सेपरेटली लेविड होगा। फोर्थ, GST is a 15-digit number which does not include state code। फॉल्स कह रहे हैं सर। इस 15 डिजिट में 10 डिजिट्स तो पैन के हो जाएंगे, 2 डिजिट्स स्टेट कोड के होंगे और बाकी डिजिट्स नंबर ऑफ प्रीमाइसेस दर्शाएंगे। फिफ्थ, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC इज नॉट अवेलेबल ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स आप लेके जा रहे हो तो उसका ITC बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही है सर। इसके लिए हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 नेगेटिव लिस्ट ऑफ ITC देखी, जहां पे हमने कहा सर पर्सनल यूज के लिए अगर आप इनपुट वगैरह यूज कर रहे हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रेदर सेक्शन 16 में हमने देख लिया था कि जब भी इनपुट कैपिटल गुड्स बिजनेस पर्पस में आप यूज करेंगे तो ही आपको उसका ITC का बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर है? फर्दर, मैच द फॉलोइंग। इंट्रा स्टेट सप्लाई लाइबल टू, सर इंट्रा स्टेट है तो सीधे सीधे CGST एंड SGST या यूनियन टेरिटरी के केस में CGST एंड UTGST। सेकेंडली, चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल, सर सीधे सीधे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी सीधे सीधे एग्जेम्प्टेड है एज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। फोर्थ, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7। Then HSN, so harmonized system of nomenclature is a product naming and coding system। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे गुड्स की स्टैंडर्ड कोडिंग की गई है सो दैट उनका अकॉर्डिंगली रेट एंड लायबिलिटी डिटरमिन किया जा सके। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंस ऑफ नेम। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम गुड्स के नाम को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड नाम हमने बना दिया है HSN कोड के अंदर। ठीक है, HSN कोड के अंदर एक ही प्रोडक्ट जिसका हर स्टेट में अलग अलग नाम है उसको एक स्टैंडर्ड कोड दे दिया है सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हर स्टेट में हर जगह कोई भी प्रोफेशनल जब GST लायबिलिटी निकाले तो वो स्टैंडर्ड एक ही तरह से निकल के आए। फर्दर, supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash or deferred payment or other valuable consideration is a supply of goods only। ठीक है, भले ही अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन और उसके मेंबर एक ही पर्सन क्यों ना हो इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन हमने अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्लैरिफिकेशन में देख लिया, एक्सप्लेनेशन में देख लिया कि सर इसको हम डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। सेकेंडली, डैश वाज फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट GST एज एन इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। सर फ्रांस इज द कंट्री, ये आप याद कर सकते हैं, ये हमने पॉइंट पहले कभी डिस्कस नहीं किया था, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फ्रांस पहली कंट्री है जिसने GST को अडॉप्ट किया था। Thirdly, a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least कितने दिन पहले? सर हमने देख लिया था 5 working days prior to the commencement of business। जब वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में आ रहा है तो यहाँ पे आने से पहले या दूसरे स्टेट में मूव करने से कम 5 दिन पहले उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फोर्थली, द कैलकुलेशन ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर to decide the registration limit will be based on all India turnover। ठीक है, पूरे इंडिया में उन्होंने अलग अलग स्टेट से अलग अलग बिजनेस से कितना कमाया है पैन वाइज, उसका एग्रीगेशन उसका टोटल किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए। एंड देन सर ये लास्ट पॉइंट हमने बहुत जगह देख लिया है, प्रिंसिपल सप्लाई की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स विच कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन अ कंपोजिट सप्लाई। किसी भी कंपोजिट सप्लाई में सब मेन एलिमेंट देखा जाएगा, वो कौन सा एलिमेंट है जो मेन प्रिंसिपल एलिमेंट है, उसी की ट्रीटमेंट पूरे कंपोजिट सप्लाई को दी जाएगी। ठीक है, फर्दर पार्ट बी आया यहाँ पे कस्टम का। उसने सबसे पहले कहा बेनिफिशियल ओनर मीन्स एनी पर्सन। बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं? एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। और सेकेंडली वो कह रहा है
हु एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स बीइंग इम्पोर्टेड। अब सर कह रहे हैं बेनिफिशियल ओनर कौन है, जिसके बिहाफ पे गुड्स इम्पोर्ट हुए या जो कंट्रोल रखता है इन गुड्स पे, या दोनों के दोनों या नन। तो सर आंसर है दोनों के दोनों। सर जो पर्सन गुड्स इंपोर्ट करा रहा है, जिसका कंट्रोल है, या जिसके बिहाफ पे गुड्स इंपोर्ट हुए हैं वो, या जिसका कंट्रोल है, दोनों को ही हम बेनिफिशियल ओनर मानेंगे। सेकेंडली, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू है मान लीजिए 800 और कस्टम ड्यूटी लेविड हो रही है 10% पे, तो ड्यूटी पेबल कितनी मानी जाएगी? 88 रुपीज, 90, 180 और नन ऑफ दी अबव। सिंपल सी बात है सर, अगर आप वैल्यू कह रहे हो 800 रुपए तो उस पर 10% की तो ड्यूटी है ना, 80 रुपए की ड्यूटी मानी जाएगी ना, तो इसमें 80 का तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दी अबव। अब मैम इसमें सेस वगैरह तो नहीं जोड़ा हुआ? नहीं सर, सेस वगैरह भी आप जोड़ दोगे तो भी ये रेट नहीं निकल के आएगा, देयरफॉर आंसर विल बी पार्ट डी, नन ऑफ दी अबव। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमिन द वैल्यू बिफोर इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी है इंश्योरेंस और फ्रेट निकालने से पहले। कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 1 लाख रुपए, ठीक है जी, ये तो लेना है। कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूसिव ऑफ बाइंग कमीशन। सर बाइंग कमीशन हम नहीं लेते, खाली सेलिंग कमीशन लेना है, यानी 5000 रुपए। एंड कॉस्ट ऑफ पैकिंग, सर कॉस्ट ऑफ पैकिंग तो लेनी है 15,000 रुपए की, तो टोटल वैल्यू निकल के आई 1,20,000। हमें बिफोर इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू निकालनी है। अगर ये दो वर्ड नहीं लिखे होते तो इस पे हम फ्रेट भी जोड़ देते एट द रेट 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, और इस पे हम इंश्योरेंस भी जोड़ देते एट द रेट 1.125% ऑफ एफओबी। लेकिन उन्होंने कह दिया सर इंश्योरेंस एंड फ्रेट से पहले की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई 1,20,000। आंसर विल बी पार्ट बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू अप्लाई प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। याद कीजिए हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी के अंदर पढ़ा था प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटीज लगती थी मोस्ट फेवर्ड नेशन पे। तो वो कह रहा है सर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी में मोस्ट फेवर्ड नेशन से मैन्युफैक्चर होने वाले गुड्स के ऊपर प्रेफरेंशियल ड्यूटी चार्ज करते थे, प्रेफरेंशियल रेट से ड्यूटी लगाते थे। तो इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए उन्होंने पूछा। तो पहला वो कह रहा है अ प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, दिस इज करेक्ट। ओनर ऑफ आर्टिकल क्लेम्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन दैट इट इज चार्जेबल विद प्रेफरेंशियल रेट, बिल्कुल सही। सर जब गुड्स बाहर से इम्पोर्ट होते हैं तब ओनर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाता है कि भाई ये गुड्स मोस्ट फेवर्ड नेशन में मैन्युफैक्चर हुए हैं, इस पे आप प्रेफरेंशियल रेट से ड्यूटी चार्ज कीजिए, ठीक है जी। थर्ड, सच आर्टिकल इज द प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड प्रेफरेंशियल एरिया, बिल्कुल सही। एंड फोर्थली, कमिश्नर हैज अप्रूव्ड द इंपोर्ट विद दैट एरिया, नहीं सर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कमिश्नर के पास कोई पावर नहीं है अप्रूवल देने की उस एरिया को। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का आंसर हो गया पार्ट डी, ठीक है जी। फर्दर, इन केस द गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज, सेम क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था। सब बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुए और फिर वो इंपोर्टेड गुड्स को आपने री एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज, आपने उसे यूज नहीं किया इंडिया में और विद इन 2 years आपने उन्हें एक्सपोर्ट बैक कर दिया, तो आपको कितना रिफंड मिल जाएगा? 98% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेड, यानी योर आंसर विल बी पार्ट ए, 98% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आके टेक्निकली स्पीकिंग हमारे जून 19 और दिसंबर 19 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव पार्ट, क्लियर है बेटा। तो इस क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।